हिमालयन दिव्यांग कल्याण संस्था मंडी की बैठक राज माधव राय प्रांगण में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता हिमालयन दिव्यांग कल्याण संस्था की जिला अध्यक्ष हेमलता पठानिया ने की। इस दौरान हिमालयन दिव्यांग कल्याण संस्था की जिला अध्यक्ष हेमलता पठानिया ने कहा कि लगभग 15 वर्ष बीत जाने के बाद भी दिव्यांगों को विकलांग भवन नहीं मिल पाया है और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि दिव्यांगों को कभी भूतनाथ मंदिर परिसर में, कभी माधव राय मंदिर परिसर में तो कभी इंदिरा मार्केट की छत पर बैठक करनी पड़ती है। वहीं बैठक के दौरान कई मुद्दों को लेकर भी चर्चा की गई। हिमालयन दिव्यांग कल्याण संस्था की जिला अध्यक्ष हेमलता पठानिया ने कहा कि 2007 से हिमालयन दिव्यांग कल्याण संस्था विकलांग भवन के बारे में प्रदेश की भाजपा और कांग्रेस सरकारों को अवगत करवा चुकी है, लेकिन अभी तक दिव्यांगों की समस्या का समाधान नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट से दिव्यांगों को निराश किया है और 70 से 100% दिव्यांगों को 1700 रुपए पेंशन मिलती है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। दिव्यांगजनों ने कई बार जिला प्रशासन से मांग की है कि उन्हें 2 गाड़ियों की पार्किंग के लिए परमानेंट व्यवस्था की जाए, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा विकलांगों के लिए जिला उपायुक्त कार्यालय में पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। वहीं हिमालयन दिव्यांग कल्याण संस्था की जिला अध्यक्ष हेमलता पठानिया ने कहा कि दिव्यांगों को IRDP में लेने के आदेश पूर्व सरकार ने जारी किए थे, लेकिन पंचायतों में अभी तक दिव्यांगों को IRDP में नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से आग्रह किया है कि पंचायतों को निर्देश जारी किए जाए कि दिव्यांगों को IRDP में लिया जाए। और आज जो है हमारी मासिक बैठक भूतनाथ मंदिर की सराय में होनी थी, लेकिन वहाँ पे भागवत का कार्यक्रम होने की वजह से जो है वहाँ बुकिंग है, तो हम जो है ऐसे ही फुटपाथ पर जहाँ कहीं हमें जगह मिलती है वहाँ हम अपनी बैठक कर देते हैं। आज तक ना किसी सरकार ने हमारे ऊपर ध्यान दिया, ना ही किसी प्रशासन ने, चाहे वो उपायुक्त महोदय हो या कोई भी प्रशासन हो, हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया कि इनके विकलांगजनों के लिए कोई बैठने की जगह दी जाए। एक तरफ सरकार बोलती है कि दिव्यांगों के लिए जो है सम्मानजनक कार्य कर रहे हैं, हम मानते हैं कि कुछ योजनाएं जो है सम्मानजनक की जा रही है, लेकिन दिव्यांगों का जो 2016 एक्ट है उसमें ये प्रावधान है कि दिव्यांगों के लिए एक अच्छी व्यवस्था बैठने की भी होनी चाहिए, मीटिंग के लिए भी होनी चाहिए। हमारी ये मांग कई वर्षों से चली आ रही है, लेकिन इस मांग को कोई भी सरकार नहीं सुन रही है। और इस बार हमें माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सुक्खू जी से बहुत उम्मीदें थी, क्योंकि उन्होंने जैसे ही शपथ ग्रहण की उसके बाद उन्होंने दिव्यांगों के लिए बहुत अच्छे कार्य किए, अनाथ बच्चों के लिए बहुत अच्छे कार्य किए, बहुत अच्छी योजनाएं चलाई। और हमें भी उम्मीद थी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे लिए कुछ करेंगे। और जब हम 4 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से हमारा एक प्रदेश का डेपुटेशन कम से कम 60-70 लोग जो हैं उनसे पिटराफ में मिले थे, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आपको एक बहुत अच्छी पेंशन दी जाएगी। और सभी दिव्यांगों में एक उत्साह था कि इस बार जो है दिव्यांगों की पेंशन 100 रुपये 200 रुपये नहीं, मतलब अच्छी बढ़ेगी और एक हम अच्छा अपना जीवन यापन कर सकेंगे। लेकिन जब बजट पेश किया गया तो उसमें जिन लोगों को 1000 रुपये पेंशन मिलती, जैसे बुढ़ापा पेंशन है या विडो पेंशन है, जिनको 1000 रुपये मिलती थी उनको 1500 कर दी, जिनको 1150 मिलती थी उनको भी 1500 कर दी। लेकिन जिन दिव्यांगों को जो 70% से 100% दिव्यांग हैं, कोई बिल्कुल बिस्तर पर पड़े हैं, चल फिर नहीं सकते हैं, उनके लिए जो 1700 रुपये की योजना पूर्व में रहे हमारे जयराम मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने 1700 रुपये की थी, लेकिन उसमें उन्होंने 1 भी रुपए की बढ़ोतरी नहीं की। इससे जो है दिव्यांग समाज में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। शहीद दिवस के अवसर पर शहीद हुए जवानों को रेड क्रॉस सोसाइटी ने SDM कार्यालय धर्मशाला में रक्तदान शिविर का आयोजन कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर धर्मशाला शहर के युवाओं सहित सरकारी कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों ने रक्तदान किया। बता दें कि SDM कार्यालय में रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से आयोजित रक्तदान शिविर का DC कांगड़ा
डॉक्टर निपुण जिंदल ने रक्तदान कर शुभारंभ किया। इतना ही नहीं, एसडीएम धर्मशाला शिल्पी बेगटा ने भी रक्तदान शिविर में अपनी भूमिका निभाई है। उधर जानकारी देते हुए एसडीएम धर्मशाला शिल्पी बेगटा ने कहा कि शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर रक्तदान शिविर का आयोजन इसलिए किया गया है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा समाज सेवा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जिला प्रशासन जेल में बनाए जाने वाले उत्पाद व रेड क्रॉस सोसाइटी व अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर लोगों को उनके घर द्वार जाकर उन्हें स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिया जाए। वहीं एसडीएम शिल्पी बेगटा ने कहा कि जिला प्रशासन अब नई शुरुआत करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का खास ध्यान अब जिला मुख्यालय से हटकर पंचायतों में रहेगा। धर्मशाला सब डिवीजन की रेड क्रॉस सोसाइटी हमने फॉर्म की है और आज कांगड़ा सेवियर्स के संयुक्त तत्वाधान में हम यहाँ पे अपने कार्यालय में ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। 23 मार्च शहीदी दिवस को हमने खास तौर पे इस रक्तदान शिविर के लिए चुना था ताकि हमारे लोग और जुड़े हमारे साथ और इस शहीदी दिवस पर रक्तदान करके समाज की सेवा में आगे बढ़ें। आने वाले समय में रेड क्रॉस सोसाइटी देखिए, एक तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की भी मदद करेगी, दूसरा हमारा फोकस जेल में जो हमारे इनमेट्स हैं उन पे रहेगा। उसके अतिरिक्त हम अपना जो शेड्यूल ऑफ इवेंट्स बना रहे हैं उसमें अलग अलग संस्थाओं के साथ हमने मिलकर यहाँ कार्य करने हैं। जैसे हमारे पास रोटरी वालों की एक स्पेशल व्हीकल है जिसके थ्रू हम लोगों की आई टेस्टिंग करते हैं, तो उनको भी हम उनकी सर्विसेज अपने यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे और हमारा फोकस अब हेडक्वार्टर से हटके पंचायतों में रहेगा। नेक्स्ट जो हमारे कार्यक्रम होंगे उसके लिए हम अपनी पंचायतों को ही चुनेंगे। उधर कांगड़ा सेवियर्स के मुख्य सलाहकार परविंदर सिंह ने बताया कि शहीदी दिवस यादगार बनाने के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि वैसे तो कांगड़ा सेवियर्स जिला कांगड़ा में समय समय पर रक्तदान शिविर का आयोजन करता रहता है। रक्तदान महादान ये कांगड़ा सेवियर्स की एक प्रथा रही है और काफ़ी लंबे समय से जो है वो कांगड़ा सेवियर ब्लड डोनेशन में काम कर ही रहा है। लेकिन लकीली एक समय एक ऐसा भी आया कि जिसमें रेड क्रॉस धर्मशाला की स्थापना की गई, जिसके लिए 13 मार्च को जो है वो एसडीएम महोदय के कार्यालय में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी गणमान्य सदस्यों ने भाग लिया। रोटरी क्लब की तरफ से, कॉलेज की तरफ से या कांगड़ा पुलिस सेवियर की तरफ से भी काफ़ी लोगों ने इसमें जो है वो भाग लिया था। और उस दिन ये फैसला लिया गया था कि डिवीज़न लेवल पर रेड क्रॉस की स्थापना की जाएगी और पहला कार्य जो है वो शहीदी दिवस पर, जैसे कि आज का दिन हमें मिला, तो इसमें रक्तदान का जो है वो आयोजन किया जाएगा। के चैनल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट। पंजाब और हरियाणा के हिमाचल सरकार द्वारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर वाटर सेस लगाने के विरोध में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में वक्तव्य दिया और कहा कि पंजाब हरियाणा के मुख्यमंत्री से वाटर सेस मामले में बात करेंगे। पंजाब हरियाणा सरकार के सामने गलत तरीके के मामले पेश किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पानी राज्य का विशेष अधिकार है और उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर की तर्ज पर हिमाचल सरकार ने भी वाटर सेस लगाया है, जिससे किसी भी तरह से पंजाब और हरियाणा के पानी के अधिकारों व अन्य कानूनों पर कोई असर नहीं होगा। देखिए, मैंने सदन में अपना वक्तव्य दिया है, वो सब कानूनों के आधार पर है। ना पंजाब गवर्नमेंट के पानी पर वाटर सेस लग रहा है, ना हरियाणा गवर्नमेंट के पानी पर वाटर सेस लग रहा है। ये हिमाचल प्रदेश में जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है, उन हाइड्रो प्रोजेक्ट पर ये वाटर सेस लग रहा है। तो ना इसमें पंजाब सरकार को चिंता करने की जरूरत है, ना हरियाणा सरकार को चिंता करने की जरूरत है। मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से उनके पास ये केस प्रेजेंट किया होगा, हो सकता है कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर साहब को और पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब को ये जिस ढंग से केस प्रेजेंट किया होगा, उस आधार पर उन्होंने ये संकल्प लिया होगा और उस दृष्टिकोण से कोई बड़ी बात नहीं है। और हमारा ये कहना है कि जो हमारे प्रोजेक्ट है उन पर वाटर सेस लगता है और ये पहली बार नहीं लगा, ये उत्तराखंड में भी लगा है
और ये जम्मू कश्मीर में भी लगा है। मैंने पूरा वक्तव्य जो है वो सदन के सामने रख दिया है और किसी प्रकार की जो भी ट्रीटी है, जो भी कानून है, उसका किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो जल्दबाजी में कई बार बातचीत हो जाती है। मैं दोनों मुख्यमंत्रियों जिससे भी इस संदर्भ में जल्दी ही बात करूंगा। वहीं विपक्ष के 300 यूनिट बिजली और अन्य कांग्रेस की मैनिफेस्टो गारंटी को लागू न करने के आरोपों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 5 साल के लिए गारंटी दी है, जिसे चरणबद्ध तरीके से 4 वर्ष के भीतर ही पूरा किया जाएगा और सभी गारंटी कांग्रेस सरकार पूरी करेगी। देखिए, गारंटियां हैं 4 साल में पूरी होती है और इन बातों का आप 4 साल के अंदर और 5 साल के अंदर के लिए कोई भी गारंटी पेपर होता है 5 साल के अंदर होते हैं। इस साल इस बजट में ये गारंटियों का प्रावधान किया जाएगा, उस साल इस गारंटियों का प्रावधान किया जाएगा। तो जो गारंटियां हमारे दी है वो 10 की 10 गारंटियां हमारी सरकार 4 साल में लागू करेगी और 4 साल में अर्थव्यवस्था को भी पटड़ी पर भी लाएंगे। बीबीएमबी में हमारी हिस्सेदारी है वो नहीं मिल पा रही है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी है उसमें। ये आपने बहुत अच्छे सवाल पूछा कि बीबीएमबी में हमारी 7.19 हिस्सेदारी है। हमारा जो एरियर है उस पर भी बीबीएमबी वालों से बात चल रही है और हमारा ये अनुरोध भी रहेगा कि हमें भी बीबीएमबी का पार्टनर स्टेट बनाया जाए, क्योंकि सारा बहता पानी तो हमारा है। हमको तो पार्टनर स्टेट भी कंसीडर नहीं करते। ये ठीक है कि महापंजाब के समय हम हिमाचल उनका पार्ट थे, लेकिन आने वाले समय में इस बारे में पूरा एमिकेबल समाधान ढूंढ लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट। जिला मुख्यालय धर्मशाला के साथ लगते क्षेत्र योल कैंप के बाशिंदे पिछले 3 दशकों से नई पंचायत के गठन को तरस रहे हैं। इसी कड़ी में आज सुधार संघर्ष समिति योल जिला प्रशासन के समक्ष अपनी इस मुख्य मांग को लेकर पहुंची। इसके अतिरिक्त संघर्ष समिति ने अपनी मांगों को लेकर डीसी कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल के माध्यम से मुख्यमंत्री को मांग पत्र भी भेजा। इस मौके पर सुधार संघर्ष समिति के अध्यक्ष कर्नल JS जरियाल ने कहा कि समिति पिछले 3 दशकों से योल कंटोनमेंट और अन्य गांवों को बाहर निकालकर पंचायत सृजन के लिए संघर्ष कर रही है। उन्होंने कहा कि सुधार संघर्ष समिति द्वारा जारी संघर्ष के चलते योल के 7 वार्डों को आर्मी कंटोनमेंट से बाहर तो कर दिया गया, लेकिन अब सरकार ने यहां नई पंचायत का गठन करने से इनकार कर दिया है। समिति के अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार ने योल कैंप को सीमावर्ती पहले से चल रही पंचायतों में विलय करने का आदेश पारित किया है। हालांकि इस आदेश में यह बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि पंचायत का सृजन कब किया जाएगा और हमारी नई पंचायत की मांग कब पूरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता यही मांग कर रही है कि सरकार समय सीमा में यहां नई पंचायत का सृजन शीघ्र करे। उन्होंने कहा कि अगर सरकार समिति की मांगों को पूरा नहीं करती है तो सुधार संघर्ष समिति को न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। हमारी समिति का नाम ये लिखा हुआ है, ग्राम पंचायत निर्माण सुधार संघर्ष समिति योल। हिमाचल सरकार ने योल कैंटोनमेंट की जो पॉपुलेशन है उसको दूसरी पंचायत के साथ मर्ज करने का आदेश दिया है। ये मर्जर हमें स्वीकार नहीं है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर अलग से पंचायत बने और अगर इमीडिएटली नहीं बना सकते तो एक सप्लीमेंट्री पंचायत की स्थापना की जाए और अगले इलेक्शन के टाइम पर जैसे उसी प्रकार से फिर इलेक्शन करवाए जाए। तकरीबन 8,000, 7,600 कुछ। हाई कोर्ट शिमला, जहाँ से पहले हमारे हक में डिसीजन हुआ है, कंटेम्प्ट अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट,
के चैनल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट। जिला मुख्यालय धर्मशाला में वीरवार को संयुक्त मंडल क्षेत्र किसान सभा के सदस्यों की ओर से जिलाधीश डॉक्टर निपुण जिंदल को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें किसानों ने ज्ञापन के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के समक्ष अपनी मांगों को रखा। इस मौके पर संयुक्त मंडल क्षेत्र किसान सभा के प्रधान विजय कुमार ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह घोषणा की है कि गेहूं की खरीद इस वर्ष 10 अप्रैल को शुरू होगी। उन्होंने कहा कि इस विलंबता के कारण किसानों के साथ साथ हिमाचल प्रदेश सरकार को भी नुकसान होगा, जिसका सीधा फायदा पंजाब के व्यापारी वर्ग को होगा। उन्होंने बताया कि पंजाब राज्य में गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी, क्योंकि वहां पर गेहूं की फसल जल्दी तैयार हो जाती है और गेहूं की खरीद का कार्य भी जल्द शुरू हो जाता है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से अपील करते हुए कहा कि गेहूं की खरीद 1 अप्रैल 2023 से आरंभ की जाए। यदि खरीद में देरी की गई तो स्थानीय किसानों को अपनी फसल को बेचने के लिए बहुत नुकसान और परेशानी उठानी पड़ सकती है। उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी दूसरी मांग को रखते हुए कहा कि आगामी समय में किसानों की सहूलियत के लिए प्रदेश भर को अधिक से अधिक खरीद केंद्र खुलवाने के लिए 35 किलोमीटर के दायरे में कम से कम 5 और खरीद केंद्र खोले जाए, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। सर, मुख्यमंत्री जी ने कुछ समय पहले टीवी के माध्यम से और अखबारों को समाचार पत्रों के माध्यम से अनाउंसमेंट किया है कि जो मंडियां हैं हिमाचल के अंदर वो खरीद जो है वो 10 अप्रैल से शुरू होगी। तो हम इसी संदर्भ में आज यहाँ पे प्रेस वार्ता करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं कि हमारी जो मंडियाँ हैं वो पंजाब की मंडियाँ 1 अप्रैल से शुरू हो जाएंगी, क्योंकि पंजाब की मंडियाँ हमारे नज़दीक पड़ती हैं, 5 से 7 किलोमीटर के अंदर हैं। तो हमारा जो 35 किलोमीटर लंबा एरिया है वहाँ पर सिर्फ 2 ही मंडियाँ हैं, रियाली के अंदर और मीलमा के अंदर। तो हमारे ज़्यादातर किसान जो हैं वो जैसे 1 तारीख से हमारी जो गेहूं की कटाई शुरू हो जाएगी तो 10 दिन का उसमें अंतर है, तो 10 दिन में कम से कम भी 40-50% जो गेहूं है वो पंजाब के अंदर चली जाएगी। तो हम चाहते हैं कि इसमें सरकार का भी नुकसान होगा और पंजाब का जो व्यापारी वर्ग है वो फायदा उठाएगा। संयुक्त मंडल क्षेत्र किसान सभा के प्रधान विजय कुमार ने कहा कि इस मंडल क्षेत्र में गेहूं की फसल पककर लगभग तैयार थी, लेकिन मौसम की मार के कारण समय किसानों की एक न चली। जब फसल को काटने का समय आया तो अचानक से तेज बारिश और ओलावृष्टि शुरू हो गई, जिस कारण इस क्षेत्र में 40% फसल लगभग तबाह हो गई है। इसलिए इस नुकसान से उभरने के लिए प्रदेश सरकार किसानों को उचित मुआवजा देकर उन्हें राहत प्रदान करे। विजय कुमार ने कहा कि मंडल क्षेत्र की उपज शेष हिमाचल के क्षेत्र से अधिक है। पिछले गेहूं के सीजन के दौरान कृषि विभाग पालमपुर की एक टीम ने इस क्षेत्र की गेहूं की फसल का मूल्यांकन करने के लिए आई थी। उन्होंने पिछले वर्ष गेहूं की क्रॉप कटिंग के माध्यम से प्रति किलो गेहूं की उपज 22 क्विंटल निर्धारित की थी, लेकिन खरीद पोर्टल पर इस क्षेत्र की गेहूं की उपज अभी तक 12 क्विंटल दर्ज है। इसके चलते इसे भी बदल कर 22 क्विंटल एकड़ किया जाए। दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि कुछ समय पहले, आज तो 5-6 दिन पहले जो काफ़ी बारिश हुई है और ओलावृष्टि पड़ी है, उसके कारण किसानों की जो फसल है वो गेहूं की फसल 40% खराब हो चुकी है, प्रभावित हुई है उस बारिश के कारण। तो हम चाहते हैं कि किसानों को उसका उचित मुआवजा देकर किसानों को राहत प्रदान की जाए। तीसरा हमारा मुद्दा है कि जो हिमाचल प्रदेश प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी है, जो जिसमें पोर्टल जो एग्रीकल्चर का, उसमें हमारी जो उपज है वो पिछले सीजन में भी 12 क्विंटल प्रति एकड़ दर्शाई जाती है। तो जब हम पंजीकरण करवाते हैं तो उसमें ये समस्या आती है कि जो बचा हुआ हमारा अनाज है, जैसे 12 क्विंटल देते हैं तो 22 क्विंटल होता है, तो 8 से 10 क्विंटल जो हमारा अनाज है उसे हम कहाँ बेचेंगे। तो उसका भी प्रावधान करें और उस पोर्टल को सुधार करके उसमें जो 22 क्विंटल 18 से 22 क्विंटल तक के निर्धारित करें, क्योंकि पिछले साल एग्रीकल्चर पालमपुर की तरफ से कुछ एक्सपर्ट गए थे खेतों में, उन्होंने क्रॉप कटिंग किया और उसका उन्होंने संपूर्ण तरीके से किया, उन्होंने तरीका कि किस तरीके से उन्होंने कटवाई किया और उसका क्रॉप कटिंग करके थ्रेशर करके उसमें 8 कनाल का 22 क्विंटल उन्होंने निकाला है उसका उपज जो है। तो हम चाहते हैं कि उसको सुधार करके उसमें 12 नहीं 18 से 22 क्विंटल सुधार किया जाए उसमें, क्योंकि किसानों को ये दिक्कत आती है उस समय। के चैनल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट।
नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने गारंटियों को लेकर कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि सरकार ने जनता के साथ धोखा किया है। 300 यूनिट बिजली देने की बात कांग्रेस ने की थी, लेकिन अब इन गारंटियों को 5 सालों में पूरा करने को कह रहे हैं। यह तब होगा जब इनकी सरकार चलेगी, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने ऐसी परिस्थितियां निर्मित कर दी हैं जिसके लिए भाजपा जिम्मेदार नहीं होंगे। गारंटी को पूरा करने में साल नहीं कई जन्म लगेंगे, तब भी पूरी नहीं हो पाएंगी। ये गांधी परिवार के ऊपर बहुत सारी बातें इस प्रकार की है जिसके कारण उनको जमानत पर पहले से ही है। इसलिए आज विधानसभा के अंदर हमारे पूर्व में अध्यक्ष रहे श्री विपिन परमार जी ने अपने बजट पर चर्चा पर ये रेफरेंस वहां पर जो दिया और जिसके लिए मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी की ओर से कुछ और लोगों ने भी इस बात के लिए आग्रह किया, आपत्ति जाहिर की। और मुझे इस बात पर हैरानी है कि वो टिप्पणी विधानसभा की कार्यवाही से निकालने की बात हुई है। स्पीकर साहब ने मुझे मालूम नहीं, क्योंकि शोर था पूरा, हम नहीं सुन पाए उनने एक्सपंज किया है कि नहीं किया है, ये हम जानकारी हासिल करेंगे भी। लेकिन मेरा मानना यह है कि भी कुछ भी गलत इस प्रकार से नहीं किया गया है। वहीं वाटर सेस बिल का समर्थन करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि वाटर सेस हरियाणा और पंजाब के पानी पर नहीं है, इसे समझने में कोई गलती हुई है, लेकिन सरकार ने जो यह निर्णय लिया है इसे लागू करना व्यवहारिक नहीं है। 4 साल तक रहेंगे तो, अगर रहे नहीं तो हालात तो ऐसे लग रहे हैं कि रहेंगे नहीं, और उसकी वजह हम नहीं होंगे, अपने आप ही होंगे। जिस प्रकार से अव्यवस्था का एक दौर जो चारों तरफ पड़ा हुआ है, उसको आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार की एक परिस्थिति है। और ये जो गारंटी दी है उनने, और मैं इस बात को समझ सकता हूँ मुख्यमंत्री को विवश होकर के, मजबूर होकर के कहना पड़ रहा है कि हम पूरा करेंगे, लेकिन दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कई जन्म लगेंगे, पूरी नहीं होगी। मुझे लगता है कि पंजाब और हरियाणा इस वाटर सेस की स्पिरिट को, जो एक्ट यहाँ पर विधानसभा में लाया गया, उसको अभी ठीक प्रकार से नहीं समझ पाए होंगे। और इसलिए आज मुख्यमंत्री जी ने अपना स्टेटमेंट दिया है, और खासतौर से पंजाब हरियाणा को जो पानी हिमाचल प्रदेश में जाता है नहर के माध्यम से और दूसरे माध्यम से, उस पर सेस का कोई प्रश्न ही नहीं है। इसका समर्थन करते हैं सर? वाटर सेस से हमने कहा है वाटर सेस से स्टेट को इनकम होगी, इसलिए हमने विधानसभा के अंदर कहा है, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन व्यवहारिक कैसे होगा? उत्तराखंड में कब से है, लेकिन अभी तक वो लागू नहीं हो पाया। जम्मू कश्मीर में कब से है, लेकिन उसके बावजूद भी वो व्यवहारिक रूप से लागू नहीं हो पाया। आप क्या मैकेनिज्म इसके लिए करेंगे? ये सारे प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का जवाब देना सरल नहीं। और दूसरा, इसका इम्पैक्ट भी है। जहां इनकम जनरेट करने के लिए एक पॉजिटिव एंगल है इसमें, दूसरा एंगल ये भी है कि हिमाचल प्रदेश में जो पावर सेक्टर में जो हमारे मिनी हाइडल प्रोजेक्ट लगने हैं, उसकी संभावना समाप्त हो जाएगी। कोई हिमाचल प्रदेश में प्रोजेक्ट लगाने के लिए आएगा ही नहीं। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।